जो कुछ नेपाल में हुआ है उस पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी सर से भी बात की। उन्होंने क्या बताया, उनको सुनिए। 40 साल पुराना राजशाही नेपाल के अंदर 2008 में हटा दी गई और उसके बाद जब वहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ की जो अब सरकारें हैं जो भ्रष्ट हैं, कभी वो किसी की गोदी में जाके बैठती हैं, कभी चाइना की गोदी में जाके बैठती हैं, उनके कारनामों से तंग आके उन्हें सिल्वर लाइन तब मिली जब तत्कालीन यानी कि अभी के जो राजा हैं ज्ञानेंद्र जी, उन्होंने फरवरी महीने में एक अपील की नेपाल के लोगों से कि राजशाही को वापस लौटना चाहिए। फिर तो नेपाल की जनता जो है वो खड़ी हो गई और एक नहीं दो नहीं 40 संगठन छोटे बड़े सब मिल गए और उन्होंने पूरे नेपाल के अंदर ऐसा प्रदर्शन किया कि वहाँ की सरकार को फौज बुलानी पड़ी। उन्होंने अब राजशाही को भी देख लिया और इस लोकतंत्र को भी देख लिया। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि राजशाही में जो था वो अच्छा था। तो सुना आपने, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि राजशाही में जो दौर था वो अच्छा लोग मान रहे हैं, लेकिन जब राजशाही चली गई 2008 के बाद कितना बदला नेपाल, जिस वजह से लोग सड़कों पर उतरे। क्या वजह, इसके पीछे गूढ़ कारण क्या इसका है, चलिए आपको डिटेल दे देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ये कदम क्यों उठाया जनता ने। सेक्युलर घोषित होने के बाद नेपाल में धार्मिक तनाव बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए कि कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे होने लगे और ये रोजमर्रा की स्थिति बन गई। बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव का भी आरोप सरकार पर लगा। धर्मांतरण के मामले बढ़ गए, जबकि धर्मांतरण गैर कानूनी है वहां पर, उसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे। कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यहां पर धर्मांतरण करने में लगे हुए थे। 2021 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू आबादी यहां तेजी से घट रही थी, जबकि ईसाई और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही थी। और यही वजह है कि ये जो सब कुछ बदला, ये लोगों को पसंद नहीं आया, जनता को पसंद नहीं आया। जनता सड़कों पर उतरकर हुंकार भरने लगी कि अब उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन क्या वाकई इतनी तब्दीली नेपाल की आबादी में आई? चलिए आपको जो डेटा है उसके जरिए समझाते हैं कि क्या हालात हैं, क्या आबादी है वहां पर। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं। साल 2011 की अगर हम बात करें तो हिंदू 81.30% थे। 2021 में 81.19% हुए और 10 साल में फर्क यहाँ 11% का रहा, 0.11% के रहा, माफ कीजिएगा। और मुस्लिम्स की बात करें तो वो कैसे तेजी से बढ़े, आप देखिए 4.4% थे। इसके बाद 2021 में 5.09% हुए। यहाँ पर इजाफा थोड़ा ज्यादा है, 0.69%। और वहीं अगर बात करें ईसाइयों की बात करें तो ईसाई भी यहाँ पर बढ़ते दिखाई दिए। पहले 0.5% थे, काफी कम इनकी आबादी थी, लेकिन 2021 में 10 साल के फर्क में 1.26% हुए। और उसके बाद जो फर्क है आप समझिए 0.76% का है। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज शायद वहां पर जो जनता है उन्हें पसंद नहीं आ रहा और यही वजह है कि वो अपनी अब आवाज उठा रहे हैं कि वक्त आ गया बदलाव का। लेकिन मुस्लिमों की आबादी तेजी से कैसे बढ़ी, क्या इसके पीछे भी कोई एंगल है, कोई साजिश है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी भी हमें मिली है, बताते हैं आपको। दरअसल मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ी, नेपाल में रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश चल रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत नेपाल बॉर्डर पर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं। नेपाल की मुस्लिम संस्थाएं इस साजिश में शामिल हैं। जैसे रोहिंग्या भारत में आके बस रहे हैं, वैसे नेपाल में भी बस रहे हैं और अवैध रूप से नेपाल में रोहिंग्या मुसलमान घुसते जा रहे हैं, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है और वो खुद को हिंदू बताकर नेपाल में डेरा डाले हुए हैं। ये सब कुछ बदल दे रहा है नेपाल के लिए। योजनाबद्ध तरीके से इस्लामी संगठन बताया जा रहा है, इसके पीछे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। भारत और नेपाल की नदियों की तरफ दोनों को बसाया जा रहा है और दोनों तरफ बसाया जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर मस्जिद मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं इनकी तरफ से। साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI मदद कर रही है और वो बाकायदा इन घुसपैठियों को वहां भेज रही है, उनकी व्यवस्था कर रही है पूरी तरह से। तो आप समझिए ये जो एंगल सामने आया, जो ISI कनेक्शन सामने आया है, उसको लेकर भी हमने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। क्या बता रहे हैं वो, चाइना एंगल से जुड़ा क्या खुलासा कर रहे हैं, के सुना को सुनिए। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट, जो कि चाइना से ज़्यादा संबंधित रखता है, और दो उसमें प्लेयर उभर के आए, एक तो KP शर्मा ओली और पर्शियन, और बार बार उनकी ही सरकार, उन्हीं के बीच में सरकार आती है और वो खुद बनाते हैं। दे आर द प्रॉक्सी ऑफ नेपाल। अभी
जो चीज़ें लोगों को लगती है, इसके कारण दो तीन चीज़ हुए हैं, उनके डेट ट्रैप में तो फंसे ही। पूरी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो रोड, रेल, एयर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेस, उसमें तो चाइना उनको जकड़ लिया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी हो चुकी है। जो कुछ नेपाल में हुआ है उस पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी सर से भी बात की, उन्होंने क्या बताया उनको सुनिए। 40 साल पुराना राजशाही नेपाल के अंदर 2008 में हटा दी गई और उसके बाद जब वहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ की जो अब सरकारें हैं जो भ्रष्ट हैं, कभी वो किसी की गोदी में जाके बैठती हैं, कभी चाइना की गोदी में जाके बैठती हैं, उनके कारनामों से तंग आके उन्हें सिल्वर लाइन तब मिली जब तत्कालीन यानी कि अभी के जो राजा ज्ञानेंद्र जी, उन्होंने फरवरी महीने में एक अपील की नेपाल के लोगों से कि राजशाही को वापस लौटना चाहिए। फिर तो नेपाल की जनता जो है वो खड़ी हो गई और एक नहीं, दो नहीं, 40 संगठन छोटे बड़े सब मिल गए और उन्होंने पूरे नेपाल के अंदर ऐसा प्रदर्शन किया कि वहाँ की सरकार को फौज बुलानी पड़ी। उन्होंने अब राजशाही को भी देख लिया और इस लोकतंत्र को भी देख लिया। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि राजशाही में जो था वो अच्छा था। तो सुना आपने, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि राजशाही में जो दौर था वो अच्छा लोग मान रहे हैं, लेकिन जब राजशाही चली गई 2008 के बाद कितना बदला नेपाल, जिस वजह से लोग सड़कों पर उतरे। क्या वजह, इसके पीछे गूढ़ कारण क्या इसका है, चलिए आपको डिटेल दे देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल ये कदम क्यों उठाया जनता ने। सेक्युलर घोषित होने के बाद नेपाल में धार्मिक तनाव बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए कि कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे होने लगे और ये रोजमर्रा की स्थिति बन गई। बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ भेदभाव का भी आरोप सरकार पर लगा। धर्मांतरण के मामले बढ़ गए, जबकि धर्मांतरण गैर कानूनी है वहां पर, उसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे। कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यहां पर धर्मांतरण करने में लगे हुए थे। 2021 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू आबादी यहां तेजी से घट रही थी, जबकि ईसाई और मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही थी। और यही वजह है कि ये जो सब कुछ बदला, ये लोगों को पसंद नहीं आया, जनता को पसंद नहीं आया। जनता सड़कों पर उतरकर हुंकार भरने लगी कि अब उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन क्या वाकई इतनी तब्दीली नेपाल की आबादी में आई? चलिए आपको जो डेटा है उसके जरिए समझाते हैं कि क्या हालात हैं, क्या आबादी है वहां पर। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं। साल 2011 की अगर हम बात करें तो हिंदू 81.30% थे। 2021 में 81.19% हुए और 10 साल में फर्क यहाँ 11% का रहा, 0.11% के रहा, माफ कीजिएगा। और मुस्लिम्स की बात करें तो वो कैसे तेजी से बढ़े, आप देखिए 4.4% थे। इसके बाद 2021 में 5.09% हुए। यहाँ पर इजाफा थोड़ा ज्यादा है, 0.69%। और वहीं अगर बात करें ईसाइयों की बात करें तो ईसाई भी यहाँ पर बढ़ते दिखाई दिए। पहले 0.5% थे, काफी कम इनकी आबादी थी, लेकिन 2021 में 10 साल के फर्क में 1.26% हुए। और उसके बाद जो फर्क है आप समझिए 0.76% का है। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज शायद वहां पर जो जनता है उन्हें पसंद नहीं आ रहा और यही वजह है कि वो अपनी अब आवाज उठा रहे हैं कि वक्त आ गया बदलाव का। लेकिन मुस्लिमों की आबादी तेजी से कैसे बढ़ी, क्या इसके पीछे भी कोई एंगल है, कोई साजिश है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी भी हमें मिली है, बताते हैं आपको। दरअसल मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ी, नेपाल में रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश चल रही है, इसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। भारत नेपाल बॉर्डर पर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं। नेपाल की मुस्लिम संस्थाएं इस साजिश में शामिल हैं। जैसे रोहिंग्या भारत में आके बस रहे हैं, वैसे नेपाल में भी बस रहे हैं और अवैध रूप से नेपाल में रोहिंग्या मुसलमान घुसते जा रहे हैं, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है और वो खुद को हिंदू बताकर नेपाल में डेरा डाले हुए हैं। ये सब कुछ बदल दे रहा है नेपाल के लिए। योजनाबद्ध तरीके से इस्लामी संगठन बताया जा रहा है, इसके पीछे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। भारत और नेपाल की नदियों की तरफ दोनों को बसाया जा रहा है और दोनों तरफ बसाया जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर मस्जिद, मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं इनकी तरफ से। साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI मदद कर रही है और वो बाकायदा इन घुसपैठियों को वहां भेज रही है, उनकी व्यवस्था कर रही है पूरी तरह से। तो आप समझिए ये जो एंगल सामने आया, जो ISI कनेक्शन सामने आया है, उसको लेकर भी हमने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्या बता रहे हैं वो, चाइना एंगल से जुड़ा क्या खुलासा कर रहे हैं, के सुना को सुनिए।
नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट जो कि चाइना से ज़्यादा संबंधित रखता है, और दो उसमें प्लेयर उभर के आए, एक तो केपी शर्मा ओली और परचम, और बार बार उनकी ही सरकार, उन्हीं के बीच में सरकार आती है और वो खुद बनाते हैं, दे आर द प्रॉक्सी ऑफ नेपाल। अभी जो चीज़ें लोगों को लगती है, इसके कारण दो तीन चीज़ें हैं, उनके डेट ट्रैप में तो फंसे ही। पूरी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो रोड, रेल, एयर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें तो चाइना उनको जकड़ लिया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी हो चुकी है।